हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बीए सेकेंड ईयर की होम साइंस की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनाई जाएगी, या फिर फाइल में कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, फाइल का कवर पेज कैसा होगा, इंडेक्स कैसे बनेगी, डिफरेंट स्टेजेस में मील प्लानिंग यानी कि आहार नियोजन कैसे किया जाएगा, और भी फ्रेंड्स बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये इंडेक्स देख सकते हैं, जो टॉपिक लिखे हुए हैं, जैसे कि आपका पोषण और स्वास्थ्य है, किशोरावस्था में पोषण, प्रौढ़ावस्था में पोषण, वृद्धावस्था में पोषण, गर्भावस्था में पोषण, और फ्रेंड्स ये 1 बाय 1 करके आप इनको देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोषण और स्वास्थ्य। पोषण और स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। पोषण किसे कहते हैं? ग्रहण किए गए भोजन के आत्मसात होने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिशन देने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट जो प्रोसेस होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है। जैसे आपकी फर्स्ट है पाचन यानी कि डाइजेशन, दूसरी है अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन, तीसरी है चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म। उसके बाद फ्रेंड्स ये हैं आपके पोषण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 2 प्रकार के पोषण होते हैं, पर्याप्त पोषण और अपर्याप्त पोषण। इनकी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो पोषण के बाद स्वास्थ्य क्या है? व्हाट इज़ हेल्थ? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और हमारा शरीर तभी स्वस्थ रह सकता है जब हम अपने भोजन में विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल, इन सभी एलिमेंट्स को आवश्यक सही मात्रा एवं अनुपात में ग्रहण करें। तभी हमारा शरीर स्वस्थ और पौष्टिक रह सकता है। सेकंड नेक्स्ट टॉपिक है बाल्यावस्था में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड। तो बाल्यावस्था जो है वो 2 प्रकार की होती है, या ये कह सकते हैं कि बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है। पहली है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी है उत्तर बाल्यावस्था। 1 से 5 वर्ष तक की जो उम्र होती है उसे हम पूर्व या प्रारंभिक बाल्यावस्था के नाम से भी जानते हैं, और जो हमारी उत्तर बाल्यावस्था होती है वो होती है 6 से 12 वर्ष। तो फ्रेंड्स 1 से लेकर जो 5 वर्ष तक की अवस्था है, ये जो एज है, इसमें जो बच्चों की ग्रोथ एंड जो उनका डेवलप्ड होता है वो अपनी एक चरम सीमा पर होता है, यानी कि बहुत तेज़ी से वृद्धि करता है। तो इस समय जो है बच्चों को पोषक तत्वों की अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। ये आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी जो मांग है, यानी हमें कितना कितना बच्चों को देना चाहिए, जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे प्रोटीन 30 से 40 ग्राम, कैल्शियम 400 से 500 mg, विटामिन ए, आयरन की काफ़ी मात्रा में ज़रूरत होती है बच्चों को। तो फ्रेंड्स ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं फाइल में। विटामिन ए आँखों के लिए इम्पॉर्टेंट एक विटामिन है। विटामिन डी भी बच्चों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सबसे अच्छा जो इसका सोर्स है विटामिन डी का वो है सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। फ्रेंड्स ये आप लेफ़्ट साइड देख सकते हैं कि डाइट चार्ट बना हुआ है, यानी कि बच्चों को कब कब क्या क्या खिलाना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हैं विद्यालय बालक, यानी कि फ्रेंड्स उत्तर बाल्यावस्था को विद्यालय बालक की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यानी उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा जो है यानी बालक जो है वो स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं। तो स्कूल जब जाते हैं तो उनका बौद्धिक विकास भी होता है, सामाजिक विकास भी होता है, जिस कारण उन्हें अधिक से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जैसे कैलोरी है, प्रोटीन है, लोहा यानी आयरन, कैल्शियम हड्डियों के लिए यानी बोन्स के लिए कैल्शियम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये सभी एलिमेंट्स एक बच्चे से लेकर और बूढ़े व्यक्ति तक सभी को इसकी ज़रूरत होती है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं 6 से 12 वर्ष के तक के जो बच्चे हैं उनके लिए डाइट चार्ट दे रखा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किशोरावस्था में पोषण, यानी
न्यूट्रिशन इन एडोलेसेंस। किशोरावस्था को इंग्लिश में एडोलेसेंस कहते हैं। इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के एडोल्स्कर शब्द से हुई है। 13 से 19 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था माना जाता है। इस समय जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं उनकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, उनके वजन में वृद्धि होती है, उनके अंदर बहुत से शारीरिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं जिसे हम फिजिकल चेंजेस बोलते हैं। इस समय जो बालक, जिन्हें हम बाल्यावस्था में बालक कहते थे, किशोरावस्था में आने पर वे किशोर और किशोरियों के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मानसिक और शारीरिक परिवर्तन के रहते उनका आहार नियोजन पर भी ध्यान देना आवश्यक है। लड़कियों में प्रायः एनीमिया की कमी देखी जाती है, यानी खून की कमी हो जाती है उनके अंदर, जिसके लिए उन्हें आयरन एलिमेंट अपने भोज्य पदार्थ में या अपने खाने में आवश्यक रूप से शामिल करना चाहिए। जैसे पालक हो गया आपकी गाजर हो गई है, चुकंदर हो गया है। तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ हैं इनमें भरपूर मात्रा में आयरन यानी कि लौह लवण होता है। इन खाद्य पदार्थों को अगर लड़कियां या गर्ल्स जो हैं वो नियमित रूप से अपने खाने में इनको शामिल करें तो एनीमिया की समस्या से बचा जा सकता है। उसके बाद किशोरावस्था में संतुलित आहार दे रखा है, जैसे अनाज, दालें हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, गुड़, शक्कर, ये सब शामिल करना चाहिए। किशोरावस्था में फ्रेंड्स जो आपकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं होती हैं वो काफ़ी कम देखने को मिलती है इस समय, क्योंकि जो किशोर और किशोरियाँ होती हैं वो डाइट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए अपने इन पोषक तत्वों को अपने भोज्य पदार्थों में शामिल नहीं कर पाते। अगला फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है प्रौढ़ावस्था में पोषण। प्रौढ़ावस्था किशोरावस्था के बाद आने वाली अवस्था है। इस अवस्था को 31 से 41 यानी कि आपकी 31 से 41 वर्ष की अवस्था प्रौढ़ावस्था कहलाती है। प्रौढ़ावस्था में भी पुरुषों और महिलाओं को अत्यधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। इस समय जो एनर्जी होती है वो पुरुषों और महिलाओं में कम देखी जाती है, इसलिए अधिक क्रियाशील रहने के लिए उन्हें अधिक से अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। यह आप देख सकते हैं। प्रौढ़ावस्था में जो उनका कार्य होता है, यानी ये इनका जो है काम होता है, प्रौढ़ पुरुष और महिलाओं का अलग अलग, उसके हिसाब से भी इनका आहार नियोजन करना चाहिए। यहाँ पर 3 प्रकार के जो है कार्यशील व्यक्ति दे रखे हैं, जैसे आपका कम क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और उच्च क्रियाशील। इसके हिसाब से आहार नियोजन करना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वृद्धावस्था में पोषण, यानी न्यूट्रिशन इन ओल्ड एज। वृद्धावस्था जीवन की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में विभिन्न प्रकार के शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शरीर का संगठन जैसे इसी के अंतर्गत आता है। कोशाणु में परिवर्तन हो जाता है। पाचन प्रणाली में परिवर्तन हो जाता है। नाड़ी संस्थान में परिवर्तन होता है। रक्त संस्थान में परिवर्तन होता है।
यानी कि अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति का शरीर है वो दुर्बल होने लगता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कमजोरी आ जाती है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं, दांत गिर जाते हैं, पाचन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता है। तो इन सब जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इनके चलते उनको अधिक पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है। अगर वृद्धावस्था में संतुलित आहार की बात करें तो अनाज, दाल, हरी पत्तेदार सब्जियां, दलिया, खिचड़ी, इस तरीके के भोज्य पदार्थ वृद्धावस्था में शामिल किए जाने चाहिए। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ भी उनको दिए जाने चाहिए जिससे उनकी हड्डियों का विकास हो। यहाँ आप देख सकते हैं वृद्धावस्था की आहार तालिका दे रखी है, डाइट चार्ट दे रखा है कि सुबह का नाश्ते में क्या होना चाहिए, दलिया होना चाहिए, उसके बाद मध्यम आहार में फलों का रस होना चाहिए, दोपहर के खाने में अनाज, दालें, खिचड़ी होना चाहिए। इस तरीके खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा गर्भावस्था में पोषण। गर्भावस्था यानी कि प्रेग्नेंट जब लेडी होती है तो फ्रेंड्स उस समय उसको अधिक देखभाल की आवश्यकता होती है, क्योंकि उस समय उसके अंदर एक नया जो है नव शिशु पल रहा होता है, तो उसको अपने साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें गर्भावस्था में आहार नियोजन इस प्रकार करना चाहिए कि उसको सारे पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाएं। यहाँ पे आप देख सकते हैं गर्भवती एवं सामान्य स्त्री के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता, यानी एक अगर सामान्य स्त्री है तो उसे कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और यदि वो प्रेग्नेंट है तो उसे कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। सामान्य स्त्री के जो मुकाबले जो एक गर्भवती स्त्री होती है, प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, उसको डबल जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संतुलित आहार तालिका बनी हुई है। यहाँ पे आपका डाइट चार्ट आ गया है। डाइट चार्ट को प्रेग्नेंट लेडी को जो है नियमित रूप से फॉलो करना चाहिए, तभी वो खुशहाल रह सकती है। अगला टॉपिक है हमारा धात्री अवस्था में पोषण, यानी कि लैक्टेटिंग जो हमारा होता है उसमें। यह धात्री अवस्था उस अवस्था को कहा जाता है जब एक स्त्री अपने बच्चे को दूध पिलाना शुरू कर देती है, दूध पिलाती है, उस अवस्था को धात्री अवस्था कहा जाता है। सबको पता है कि माँ का दूध जो है वो बच्चे के लिए प्राकृतिक आहार होता है। माँ का दूध पीने से जो बच्चा होता है वो सुरक्षित और आपका कहे जाए तो ताकतवर होता है। रोगों से उसका शरीर लड़ता है। यहाँ पे माता के दूध की संरचना दे रखी है। माता के दूध में क्या क्या होता है? प्रोटीन होती है, वसा होती है, विटामिन ए होता है, राइबोफ्लोविन होता है, कैल्शियम होता है। ये सारे तत्व माता के दूध में शामिल रहते हैं। तो इस तरीके से आप धात्री अवस्था के बारे में लिख सकते हैं। धात्री अवस्था भी अन्य अवस्थाओं के अपेक्षा काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको नज़रअंदाज ना कीजिएगा। ICMR के अनुसार, यानी कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, उन्होंने कहा है कि धात्री अवस्था में जो प्रोटीन नामक तत्व है वो भरपूर मात्रा में रहता है। इसलिए जो माता का दूध है वो बच्चे के लिए एक आवश्यक औषधि यानी कि एक दवाई है। यहाँ पे अगेन डाइट चार्ट है।
उसके बाद फ्रेंड्स अगला टॉपिक है हमारा न्यून शारीरिक भार की स्थिति में आहार, यानी कि जो अंडरवेट होते हैं उस स्थिति में किस प्रकार का आहार नियोजन करना चाहिए। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने वजन से कम होता है उस समय उसको किस प्रकार से आहार नियोजन की तरफ उसके ध्यान देना चाहिए जिससे कि उसके भार में वृद्धि हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सभी पोषक तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। उसको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो फैटी हों थोड़ी और जो उसको नुकसान भी ना दे। यहाँ पे डाइट चार्ट दे रखा है, जैसे अंकुरित चने हैं और आपका पनीर हो गया है, खिचड़ी हो गई, चपाती हो गई, इस तरीके से शामिल कर देना चाहिए। अगला टॉपिक है हमारा अधिक शारीरिक भार की स्थिति में आहार, यानी कि जो ओवरवेट हैं, जिन व्यक्तियों का भार या मोटापा बढ़ जाता है उनके लिए किस प्रकार से आहार नियोजन करना चाहिए वो यहाँ पर हम लिखेंगे। या आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक मोटा यहाँ पे व्यक्ति है, तो उसके लिए नीचे आप देख सकते हैं कि क्या क्या ज़रूरत की चीज़ें खानी चाहिए, जैसे टमाटर हो गया, आपके हरे पत्तेदार सब्जियां हो गई। यहाँ पे रोग के कारण दे रखे हैं कि क्या रीज़न है कि जिससे ये मोटापा बढ़ता है। आर्थिक स्थिति है, वंशानुक्रम है, शारीरिक श्रम है। यहाँ पे फ्रेंड्स दे रखा है यदि किसी को अगर मोटापा बढ़ जाए, किसी का वजन में वृद्धि हो जाए तो उसके उपचार के लिए क्या किया जाना चाहिए। मसाज करनी चाहिए, शरीर की मसाज करके वजन में कमी करने का प्रयास भी मोटापे के उपचार में शामिल है। भाप स्नान, यानी कि आप जो है बाथिंग स्टीम कर सकते हैं। उसके बाद है आहार द्वारा भार को कम करना, यानी कम कैलोरी युक्त आहार द्वारा वजन कम करना और उसे बनाए रखने की प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक तैयारियां की जानी चाहिए। जैसे कम कैलोरी युक्त हमें भोजन लेना चाहिए, दवाइयों का हम सेवन कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनके द्वारा हम अपना वजन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भोज्य पदार्थों में मिलावट। मिलावट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों के गुण, पोषकता अथवा प्रकृति में परिवर्तन आ जाता है। यह परिवर्तन खाद्य पदार्थों में कोई अन्य मिलता जुलता पदार्थ मिलाने अथवा खाद्य पदार्थों में से कोई पदार्थ निकालने से होता है। यानी कि केवल खाद्य पदार्थों में मिला देना ही मिलावट नहीं है, उसमें से निकाल लेना भी मिलावट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, भोज्य पदार्थों में मिलावट के आखिरकार उद्देश्य क्या हैं? यानी कि जो एक शॉपकीपर होता है वो मिलावट क्यों करता है, इसका एक और मात्र उद्देश्य है, वो है लाभ कमाना। मिलावट करने से जो विक्रेता होता है, जो शॉपकीपर होता है, वो अधिक से अधिक लाभ कमा सके, इसलिए खाद्य पदार्थों में मिलावट की जाती है। अब फ्रेंड्स, कहा जाए कि कब कहें कि भोजन में मिलावट है, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि भोजन में मिलावट की गई है। तो यदि भोजन सड़े गले वनस्पति स्रोतों में हो या मरे हुए जानवरों से प्राप्त किया गया हो तब उसमें मिलावट की जाएगी। या फिर आपको अगर भार से कम कोई खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है तो वो मिलावट की जाएगी। इस तरीके से ये मिलावट के बहुत सारे कारण हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है। जानबूझकर फ्रेंड्स मिलावट की जाती है क्योंकि जो हमारे शॉपकीपर या व्यापारी लोग होते हैं अधिक लाभ कमा सकें, इसलिए मिलावट करते हैं। तो फ्रेंड्स, केवल भोज्य पदार्थों में किसी चीज़ का मिला देना ही मिलावट नहीं होती है, उसमें से किसी चीज़ का निकाल लेना भी मिलावट कहलाता है। यहाँ पे दे रखा है कि भोज्य पदार्थों में मिलावट एक दृष्टि में, यानी किस चीज़ में किस किस चीज़ की मिलावट की जाती है वो दे रखा है। जैसे घी है,
घी में वनस्पति घी, गाय, सुअर, भैंस आदि जानवरों की चर्बी मिला देते हैं। सरसों के तेल में आर्जिमोन का तेल मिला देते हैं। तिल के तेल में मोटर तेल मिला देते हैं। मूंगफली के तेल में वही अगेन है आर्जिमोन का तेल मिला देते हैं। तो इस तरीके से ये जो तेल है हमारे, इनमें दूसरे तेल की मिलावट कर दी जाती है। उसके बाद धनिया पाउडर, तो इसमें लकड़ी का बुरादा मिला देते हैं, आटे का चोकर मिला दिया, सरसों राई में आर्जिमोन का बीज मिला दिया, जीरे में कृत्रिम जीरे मिला देते हैं, काली मिर्च में पपीते के बीज की मिलावट की जाती है, हींग में गोंद मिला देते हैं, दालचीनी में जो छाल होती है पेड़ की वो मिला देते हैं, अनाज में कंकड़, बालू, अनाजों के डंठल वगैरह मिला देते हैं। तो इस तरीके से इन खाद्य पदार्थों में ये सब मिलावट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप ये सैंपल लगा सकते हैं। एक तरफ खाद्य पदार्थ लगाइए और दूसरी साइड उसमें मिलाए जाने वाले खाद्य पदार्थ लगाइए। उसके बाद भोज्य पदार्थों में मिलावट की जांच 2 प्रकार से जांच की जाती है। एक है भौतिक परीक्षण यानी कि फिजिकल टेस्ट, और दूसरा है रासायनिक परीक्षण यानी कि केमिकल टेस्ट। जो हमारे फिजिकल टेस्ट हैं उसमें हम निरीक्षण द्वारा यानी कि उसका हम ऑब्जर्व करके उसको हम देख सकते हैं कि इसमें मिलावट की गई है या नहीं की गई है। ब्लांचिंग पेपर आता है, उसके द्वारा हम जो है मिलावट का पता लगा सकते हैं। माइक्रोस्कोप के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। पानी में घोलकर हम पता लगा सकते हैं। टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट है नहीं मिलावट है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो हैं वो फिजिकल टेस्ट हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि भोज्य पदार्थों में मिलावट की गई है या नहीं है। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं रासायनिक परीक्षण यानी केमिकल टेस्ट है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के अम्ल यानी एसिड मिलाकर पता लगा सकते हैं कि इसमें मिलावट है या नहीं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, इस तरीके से। अगर हमें दूध का पता लगाना है कि दूध में मिलावट है तो इसके लिए लैक्टोमीटर यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। और फ्रेंड्स, दूध और दूध से बने जो व्यंजन होते हैं, अगर उसमें आयोडीन डाल दिया जाए और अगर कलर इसका ब्लू हो जाए तो इसका मतलब है कि इसमें मिलावट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड की जांच जो की जाती है वो मसालों पर की जाती है। अगर हमें पता लगाना है कि मसालों में मिलावट की गई है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का हम उपयोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन विभिन्न भौतिक विधियों और रासायनिक विधियों के द्वारा पता लगाया जा सकता है कि मिलावट है या नहीं। तो आप इस तरीके से फाइल बना सकते हैं। कवर पेज बनाइए, इंडेक्स बनाइए, और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर and don't forget to subscribe.